हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए KVS, NVS, DSSB तो इन सभी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सभी प्रश्नों का संकलन मैं लेके आई हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को 50 प्रश्न जो है करवाए थे और आज जो है हम उससे आगे के प्रश्न जो है करने वाले हैं। तो ये जो है मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको पता चल सके। ये तैयारी आपकी EMRS के लिए ज़रूरी है कि EMRS में यानी कि जो एकलव्य स्कूल में TGT PGT की जो भर्ती आई है उसमें पैटर्न के हिसाब से अगर बात करें तो इसका लेवल भी KVS, NVS और DSSB में जो TGT PGT की वैकेंसी आती है उसी के अनुकूल ही होगा, उसी का जो अनुरूप है हम कह सकते हैं, उसी के अनुसार होना है। तो ऐसे में उन पेपर्स को करना आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आपको आइडिया लग सके। तो इसलिए मैं उन सभी प्रश्नों का संकलन जो है लेके आई हूँ। तो पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, तो आप जाके उसको देख लीजिएगा ताकि आपको सारे ही प्रश्न मिल सके। और ये जो है प्रश्न 2-3 सीरीज़ में आएगी आपके पास, क्योंकि प्रश्न जो है काफ़ी संख्या में है, 4-5 सेट्स हैं जो मैं आपको इसके करवाऊँगी प्रीवियस ईयर के। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? तो यहाँ जितनी भी कहानियाँ दी गई है उसमें रस प्रिय जो है वो फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? अब यहाँ जितने उपन्यास दिए गए हैं उसमें सांप्रदायिकता पर जो लिखा गया है वो है तमस उपन्यास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपन्यास एवं उपन्यास का जो युग्म है वो सही नहीं है? महाभोज, मन्नू भंडारी, आवा, चित्रा मुदगल, ये भी सही है। तत्सम, राजी सेठ। अब यहाँ पे क्या है, मुझे सूरज चाहिए, सुरेंद्र वर्मा, ये गलत है। सुरेंद्र वर्मा का जो उपन्यास है वो है मुझे चांद चाहिए। अगला है कि अगला प्रश्न लेते हैं, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो पहला गिरमिटिया किसके जीवन पर आधारित है? तो ये महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न लेते हैं, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है, तो इसकी लेखिका कौन है? तो दुखम सुखम जो है ममता कालिया का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है चित्रलेखा। तो पाप और पुण्य का जो प्रश्न है वो उन्होंने अपने उपन्यास चित्रलेखा में दिखाया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वह पथ बंधु था, इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है नरेश मेहता। अगला प्रश्न है, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? यानी यहाँ हमें वो उपन्यास बताने हैं जिसमें जो है नटों के जीवन का संघर्ष नहीं दिखाया गया है। तो एक बार UGC की परीक्षा में पूछा गया था कि किस में नटों के जीवन का वर्णन है, और ऑप्शन था कब तक पुकारूं, लेकिन आपको यहाँ नहीं है देना है। तो यहाँ पे बात करें तो प्रेमचंद कृत सेवा सदन, सेवा सदन जो है नटों के जीवन पर आधारित नहीं है, बल्कि वेश्यावृत्ति की समस्या, दहेज, अनमेल विवाह की समस्या पर आधारित है। बाकी अगर बात करें कि इनमें से नटों के जीवन पर आधारित है, वो है कब तक पुकारूं, सैलूश और झूला नट, ये तीनों जो है नटों के जीवन पर आधारित है। और सेवा सदन किस पर आधारित है वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है? तो इनका नाटक है बकरी। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज, इसकी विधा क्या है? तो ये जो है आलोचना है। तो अब अगर यहाँ मैं अगला प्रश्न करूँ कि ये दूसरी परंपरा की जो खोज है ये आलोचना किसकी है? पहले तो चीज़ आपको इसकी विधा पता चली गई कि ये आलोचना है। अब ये आलोचना है किसकी? कई बारी आलोचक का भी वर्णन जो है पूछ रहे थे कि किस आलोचक का है, तो ये नामवर सिंह की रचना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है,
सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? तो ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। अगला प्रश्न है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन तो जयशंकर प्रसाद का है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। तो इनमें से अगर बात करें तो देखिए, ये ऐतिहासिक नाटक है, अंधा युग भी हम महाभारत पर आधारित है, तमस विभाजन सांप्रदायिकता पर आधारित है, लेकिन आधे अधूरे जो है वो मध्यवर्गीय पारिवारिक समस्या को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो ये झूठा सच उपन्यास में वर्णित है। अब झूठा सच जो है किसका उपन्यास है? तो ये यशपाल का उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो मेरे ख्याल से प्रश्न जो है थोड़ा गलती है, क्योंकि यहाँ पे इलाचंद्र जोशी, जैनेंद्र और अज्ञेय तीनों ही मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मनोहर श्याम जोशी जो है वो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। तो यहाँ पे ये तीनों ही मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है, लेकिन ये नहीं है। तो या तो प्रश्न में गड़बड़ है, या फिर ये कह सकते हैं कि प्रश्न में नहीं होगा, तभी इसका उत्तर ये हो सकता है। चलिए जो भी है मैंने आपको अलग से बता दिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है। तो यहाँ पर अपने अपने पिंजरे, झूठे और तिरस्कृत तीनों ही दलित आत्मकथा है, लेकिन मेरी असफलताएं जो है वो निबंध है बाबू गुलाब राय का। तो ये पहली चीज़ की आत्मकथा ही नहीं है, ऊपर से ये दलित जीवन पर आधारित आत्मकथा नहीं है, ये निबंध है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? तो कठगुलाब जो है मैत्रेय पुष्पा का उपन्यास है। बाकी जो बात करें तो क्षण बोले कण मुस्काए, पुरानी स्मृतियाँ, रेखाएं बोली थी, ये तीनों ही रेखा चित्र है, लेकिन कठगुलाब क्या है? तो ये उपन्यास है मैत्रेय पुष्पा का। तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो जो कठगुलाब है वो मैत्रेय पुष्पा नहीं, मृदुला गर्ग का उपन्यास है। ठीक है, तो आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये मृदुला गर्ग का उपन्यास है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? तो ये जो है एक रिपोर्टाज है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? तो ये एक आत्मकथा है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि ये किसकी आत्मकथा है? तो ये बनारसी दास जैन कृत आत्मकथा है। इसको हम पहली आत्मकथा के रूप में भी देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया सही है, पहल ज्ञानरंजन ये भी सही है, तद्भव अखिलेश ये भी सही है, दस्तावेज रामचंद्र तिवारी का नहीं है। ठीक है, अगला है, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? तो ये भी जो है रिपोर्टाज है। अगला प्रश्न है, वागार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये कोलकाता से प्रकाशित होती थी। अगला है, अकाल पुरुष गांधी किसकी जीवनी है? तो अकाल पुरुष गांधी जो है वो किसने इस जीवनी की रचना की? प्रश्न है, किसने इस जीवनी की रचना की? तो अकाल पुरुष गांधी जो है वो जैनेंद्र की रचना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं यहाँ पे। तो निम्न में से द्वंद्व समास बताइए। तो द्वंद्व समास मैंने क्या बताया था कि एक दूसरे का बीच में एक तो इसमें योजक चिन्ह लगा हो। तो द्वंद्व समास हम कैसे पहचानेंगे? कभी भी आपको आ जाए तो आप आसानी से द्वंद्व समास पहचान सकते हैं। तो द्वंद्व में क्या होता है? बीच में योजक चिन्ह लगा होता है जिसका या फिर और लिखा होता है। तो ये दो पहचान है। और तीसरा हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें जो है एक दूसरे के विपरीत होती है, जैसे पाप पुण्य, यानी कि पाप और पुण्य एक दूसरे का उल्टा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन वार्णिक छंद है? तो वार्णिक छंद कौन सा है? तो वो है सवैया। अगला है, परमानंद शब्द में कौन सा समास है?
तो परमानंद यानी कि परम आनंद जिससे मिलता हो तो वो क्या हो गया, कर्मधारय। अगला है विभत्स रस का स्थायी भाव है, तो इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्थालंकार है? तो यहाँ पे श्लेष, यमक और वक्रोक्ति जो है ये शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अर्थालंकार के अंतर्गत जो है रूपक आता है। अगला है वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतना एक विलसती आनंद, अखंड घन बन था। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में जो है शांत रस है। अब ये कहाँ से ये पंक्तियाँ ली गई है? तो ये कामायनी की पंक्ति है। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं, जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी से लिया गया है। चलिए अगला है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? अब पंचवटी यानी कि पंच क्या होता है? पाँच, जिसमें 5 वट हो वो होता है पंचवटी। तो 5 आ रहा है यानी कि संख्यावाचक विशेषण आ रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा? द्विगु समास। चलिए अगला है, बिनु पग चले सुने बिनु काना। अब इसमें यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो इसमें असंगति अलंकार है। क्यों? क्योंकि क्या कहा गया है? बिनु पग चले यानी पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, सुने बिन काना, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है, तो ये असंगत ही तो है। चलिए अगला है, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है, तो वो कहलाता है य। अगला है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है, तो वो है मगही। बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली ये तीनों नहीं आते हैं, अलग अलग है, लेकिन बिहारी के अंतर्गत मगही, मैथिली, भोजपुरी आते हैं। अगला है, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? तो पश्चिमी हिंदी में यहाँ कन्नौजी है। ठीक है, बाकी मैथिली और मगही जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत, अवधी जो है वो पश्चिमी हिंदी के पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खैर। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? तो वो मिला है अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। अगला है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, तो वो है शब्द। तो देखिए किस प्रकार से जो है इनसे प्रश्न आते हैं। मैंने अभी आपको शब्द संरचना कराया था, जिसमें मैंने आपको शब्द के बारे में पढ़ाया था, शब्द की रचना कैसे होती है। तो इसमें यही पूछा गया कि भाषा की सार्थक सबसे छोटी जो लघुत्तम इकाई होती है उसको क्या कहते हैं? उसको हम शब्द कहते हैं। अगला है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो दूसरे और चौथे जो है वो महाप्राण ध्वनियाँ हैं, पहला और तीसरा जो है वो अल्प प्राण ध्वनि है। अगला है, ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो देखिए धौलपुर, मथुरा, आगरा ये ब्रज भाषा से संबंधित है, सरगुजा जो है ब्रज भाषा से संबंधित नहीं है। अगला है, अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या है? तो हेतु नहीं आता, हेतुकी आता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो देखिए जन्म में आ उपसर्ग है, आगमन आ उपसर्ग है, आकर्षक इसमें भी आ उपसर्ग है, लेकिन आदरणीय तो आदर है, और नीय या प्रत्यय है, तो यहाँ पे क्या हो गया? आ उपसर्ग नहीं है, वो ऑप्शन डी आदरणीय में। ठीक है, चलिए अगला है, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो जगन्नाथ, जग के नाथ, तो इसमें क्या है? व्यंजन संधि है। उद्योग का संधि होगा, तो उद्योग का संधि विच्छेद होगा उत जमा योग। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है, देखिए इसमें ये प्रत्यय है, इसमें उक प्रत्यय है और इसमें अय प्रत्यय है, लेकिन दुर्गुण इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, तो अथवा जो ये शब्द है
वो व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो ये अवयव शब्द है। अगला है प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रति जमा एक। अगला है घोटक का तद्भव रूप क्या है, तो घोटक जो है वो तत्सम में है और इसका जो तद्भव रूप बनेगा वो होगा घोड़ा। तो चलिए आज हम इतने ही प्रश्न को लेते हैं। हमारे ये 100 प्रश्न का जो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 था केवीएस का, ये कंप्लीट हो गया है और बाकी के जो नेक्स्ट प्रश्न होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। तो आप सभी के प्रश्न कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।